एक बार फिर स्वागत है इंडिया स्टूडेंट एकेडमी में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 9th क्लास का तिमाही का मैथ्स का पेपर। हालांकि इस बार का गणित का पेपर उतना टफ था नहीं, पर कुछ क्वेश्चन जो हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि शोभा के पास 30 बटन है। एक शोभा नाम की लड़की, उसके पास 30 बटन है। उन्होंने 1/5 भाग करीम को दे दिया, 1/3 भाग जावेद को दे दिया। तो बताओ किसके पास कितने बटन हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे। कुल बटनों की संख्या, कुल बटनों की संख्या कितनी दी है? जो शोभा के पास 30 दी है, उन्होंने करीम को 1/5 भाग दिया है, तो हमें संख्या में निकालना है बटन। तो हम कैसे लिखेंगे? करीम के पास बटनों की संख्या ये हमको निकालनी है। उसी प्रकार हमको किसकी निकालनी होगी? जावेद की निकालनी होगी। तो जो कुल बटन जो शोभा के पास, उसका हमें 1/5 भाग हमें करीम का निकालना। तो 30 में 1/5 का हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर दें। या तो आप 30 में 5 से उसको डिवाइड करके भी आसानी से निकाल सकते हो। तो 5 एकम 5 पछिक्का 30, ये 6 आ गई। तो करीम के पास बटनों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। उसी प्रकार जावेद की निकालना है। तो जावेद के पास बटनों की संख्या क्या होगी? तो जो कुल बटन दिए हैं 30, उसमें भी हम 1/3 से, क्योंकि जावेद को कितना भाग दिया गया है? कुल का 1/3 भाग। तो 1/3 से भी उसका हम क्या करते हैं? गुणा कर दें। 3 एकम 3, 3 धाम 30। इसका आंसर आया 10। बहुत ऑब्वियसली यहाँ पर करीम के पास बटनों की संख्या 6, जावेद के पास 10। टोटल वो कितने बटन दे चुकी हैं? मान लो 16 बटन दे चुकी हैं। अब जब 30 शोभा के पास थी, उन्होंने 16 बटन दोनों को बिल बांट के दे दिए, तो शोभा के पास कितने बचे होंगे? तो 30 से 16 को क्या कर दो? माइनस कर दो। कितनी बटन बची होंगी? 14 बटन। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ बच्चों। दिया है कि रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग जो है सोमू ने खाया, और किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा था? अब यहाँ पर इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। सेब कितना है? 1 है। तो हम यहाँ पर ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, शेष खाया उसके भाई सोमू ने। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? ऋतु का भाग कितना दिया है? ऋतु का भाग दिया है 3/5। तो सोमू का क्या भाग होगा? सोमू का भाग कैसे निकालेंगे? सेब की संख्या है 1, उस 1 में से 3/5 भाग को किसने खा लिया? ऋतु ने खा लिया। तो जो बचा वाला भाग होगा वो किसके नाम होगा? सोमू के नाम होगा। इसको कैसे हल कर लेंगे? हल करने का तरीका 5 का गुणा 1 के साथ कर लो। अभी सिर्फ जो 5 है वो 3 के साथ किस में था? डिवाइड में था। तो 5 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 -3। अब पूरे का बटे हम 5 लिख सकते हैं। तो 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 2/5। क्या समझ में आया कि ऋतु का भाग कितना है? 3/5, जबकि सोमू का भाग कितना है? 2/5। सवाल में ये भी दिया था कि किसका हिस्सा ज़्यादा और कितना ज़्यादा। कैसे निकाल लोगे? सीधा 3/5 में से 2/5 को माइनस कर लो। तो किसका हिस्सा ज़्यादा तो कैसे निकल जाएगा? आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो 3/5 में से 2/5 को आप माइनस कर लो। कैसे निकल जाएगा? इसका आप चाहे तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - 2, ये निकल जाएगा 1/5, है ना। तो किसका हिस्सा ज़्यादा था इसमें? ऋतु का हिस्सा कितना ज़्यादा है? 1/5। ठीक है बच्चों, सवाल आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस इसको हल करना आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है, वह चौड़ाई 90 मीटर है, तो उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं? हम डायरेक्ट सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। हमें सबसे पहले आयताकार जो खेत है उसका हमें पूरा पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद ही हम क्यारियों की संख्या
बता सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें इसको यदि हम इसको लेंथ माने एल, इसको लेंथ मतलब लंबाई, इसको विड्थ माने बी चौड़ाई, तो आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। बहुत ही आसान है। तो यहाँ से सबसे पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसको हल कैसे करते हैं, ये हल करने का तरीका भी आपको सीखना होगा कि जो वैल्यू दी जाती है सबसे पहले उसको लिखा जाता है कि दिया क्या है। दिया है लंबाई, एल का मान कितना दिया है? 150 मीटर। चौड़ाई बी का मान कितना दिया है? 90 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एल गुणित बी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एल का मान लंबाई दी है 150, बी का मान दिया है 90। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 शून्य है वो तो लग ही जाएंगे। 9 पन्ना 45 की 5 हासलाई 4, 9 एकम 9 और 4 13, लगभग 13,500। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में जाता है। यदि मात्रक मीटर में तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर में तो वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये जो क्षेत्रफल उसको हम किस में लिखेंगे? वर्ग मीटर में। तो अभी निकला है आयताकार खेत का क्षेत्रफल, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, पूछा क्या है कि 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लें कि चूंकि एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक क्यारी का क्षेत्रफल यहां पर कितना दिया? मान लो 30 वर्ग मीटर। ठीक है, अभी हमने जो 13,500 निकाला वो निकाला है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना दिया है? 30 वर्ग मीटर। तो उन्होंने बोला कि जो टोटल क्षेत्रफल है, इस टोटल क्षेत्रफल में से इतने वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो उसको कैसे करेंगे? इसलिए कुल क्यारियों की संख्या, तो ये जो कुल क्यारियों की संख्या कैसे निकलेगी? जो कुल क्षेत्रफल है 13,500 वर्ग मीटर, उसको किससे डिवाइड कर दें? एक क्यारी के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, 30 से। ठीक है, तो ये शून्य से ये शून्य आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, बचा 1, 3 पचे 15 और 3 शून्यम शून्य। अतः आप उस आयताकार क्षेत्र में लगभग कितनी क्यारियां बनाई जा सकते हैं? लगभग नहीं बोलेंगे, यहाँ तो एक्यूरेट आंसर आया है, 450 क्यारियां बना सकते हैं। तो उत्तर में क्या लिख दोगे आप? अतः 30 वर्ग मीटर की 450 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, इस सवाल को करने के लिए आपको यह फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, एक बार मैंने एक सवाल लिया है फिर से कि सोनू के पापा ने आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करो। इसका भी बहुत सिंपल फंडा है। आयताकार हम ये एक खेत का एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर सवाल में लंबाई दी है, एल का मान यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 80 मीटर। चौड़ाई ज्ञात करना मतलब इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मीटर मान लेते हैं। और सवाल में उन्होंने बोला है कि खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई है।
तो 240 मीटर तार की बाड़ का मतलब ये हुआ कि ये चारों तरफ जो है ना तार की उन्होंने बाड़ लगाई है। इसे हम एक अपने शब्दों में कह सकते हैं एक प्रकार का परिमाप, चारों तरफ का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या दी हैं उनको हमेशा पहले लिखना चाहिए। यदि आपको ज़्यादा नंबर चाहिए गणित में, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको हमेशा लिखा करो। ठीक है, सवाल बने या ना बने, लेकिन जो वैल्यूज दी रहती कहते हैं उसमें भी कई बार 1-2 नंबर कृपा हो जाती तो मिल जाती है, तो हमें ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाप क्या दिया है, परिमाप की वैल्यू दी है यहाँ पर 240 मीटर और लंबाई क्या दी है 80 मीटर। सवाल में पूछा गया है कि चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर फिर आपने, अब सीधी सी बात, परिमाप दिया है तो आप आयत के लिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। आप जानते हैं कि चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। जो वैल्यूज दी उनको यहां पुट कर दो। परिमाप कितना दिया है 240, 2 को 2 रहने दो। एल का मान कितना दिया है 80। बी का मान ज्ञात करना तो बी को बी रहने दो। आप यहां पर 2 का क्या कर सकते हैं, पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो 2 किस में है, गुणा में, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 80 प्लस बी। 240 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0, बराबर में क्या चल रहा है 80 प्लस बी। 80 का फिर पक्षांतर करो, धनात्मक संख्या इस तरफ किस में आ जाएगा, वो ऋणात्मक संख्या में आ जाएगा। तो 120 में से आप 80 घटाओ कितना बचेगा 40 मीटर। अतः उस आयताकार खेत की चौड़ाई का मान कितना आ गया 40 मीटर। आपको ये सवाल करने के लिए इस फॉर्मूले का पता होना जरूरी है, और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले होते हैं। अब आप, ये तो 9th क्लास की बात है, ये हम लोग मेरे ख्याल है 3rd या 4th स्टैंडर्ड में इस टाइप के फॉर्मूले हम याद कर चुके, तो आपको भी ये याद करना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लेके आया हूं कि यदि x-1 बहुपद 4x का घन प्लस 3x का वर्ग माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। सवाल में पहले ही बोल दिया कि ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। सवाल को मैंने इतना हाईलाइट तरीके से क्यों बोला कि वह गुणनखंड है, क्योंकि जब गुणनखंड है तो कंडीशन बदलेंगी। कैसे बदलेंगी, आप इसको px मान लो कि माना px की वैल्यू आप क्या मान लो 4x का घन प्लस 3x का वर्ग माइनस 4x प्लस k। सवाल में बोला गया है कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि यदि x-1 px का गुणनखंड है तब शून्यक क्या होगा, तब शून्यक क्या होगा, तो x-1 बराबर हम 0 ले लें और इस -1 का पक्षांतर करें, तो ये माइनस वाली वैल्यू जब पक्षांतर होके जाएगी तो किस में, धनात्मक। मतलब हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। एवं ये जिसको हमने बहुपद माना ना px, इस px की जगह, क्योंकि एक जो जब इस पे आएगा तो इसको 0 बनाएगा, और ऑलरेडी बोला कि x-1 इसका क्या है, गुणनखंड है, तो शून्यक निकल गया, x बराबर 1, और px की वैल्यू आपको क्या मान के चलनी पड़ेगी, 0। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, px लिख दो या फिर p1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलेगा। यहाँ पर p को p रहने दो, x की जगह हम क्या रख देंगे 1, बराबर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 1 पुट करते चले जाएंगे, तो 4 गुणित x का घन मतलब 1 का घन प्लस 3 गुणित x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग माइनस 4 गुणित x प्लस में क्या चल रहा है कि मैंने बताया हूँ
यहाँ पर कि P1 की जगह हमको क्या लेके चलना पड़ेगा, 0 लेके चलना पड़ेगा। तो P1 की जगह मैंने यहाँ 0 रख दिया। 1 का घन 1 होता है। बच्चों आप लोगों ने घनमूल, वर्गमूल, घन, वर्ग बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मैं एक दिन बेसिक क्लास इसी की मैं आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1 का घन होता है 1, और 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो 4 आएगा। 1 का वर्ग होता है 1, 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 आएगा। माइनस इस x की जगह मैं 1 लिखना भूल गया तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगा, तो 4 एकम 4 प्लस k। आप देखोगे यहाँ पर ये धनात्मक 4 है, ये ऋणात्मक 4, तो धनात्मक 4 से ऋणात्मक 4 क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 प्लस k। इस 3 का आप पक्षांतर करोगे धनात्मक संख्या तो वो किस में आ जाएगी, ऋणात्मक में। और यही आपको क्या निकालना था, मान निकालना था। ये आपको क्या हो गया, आंसर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। है कुछ नहीं, सवाल में यही दिया था कि x - 1 इसका गुणनखंड है, तो हमें किसका मान निकालना था, k का मान निकालना था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आपने px मान लिया। यदि x - 1 इसका गुणनखंड है, इसलिए शून्य कैसे निकालेंगे, तो x - 1 बराबर हम 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। और यदि वो गुणनखंड है तो इस स्थिति में यदि हम x की जगह 1 रखेंगे तो P1 की जगह हम क्या रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर P1 बराबर हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 1 1 रखा, P1 की जगह हमने 0 रख दिया, और जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने 1 रख के इसको सॉल्व किया, तो k का मान हमारा 3 -3 निकल के आ गया। ठीक है। अगला मैंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल लिया है। कुछ बच्चों को ये सवाल भी देख के बड़ा टफ लगता है। मैंने कुछ दिन पहले कुछ बच्चों को ये बताया भी था। सवाल है कि दिखाइए कि 0.3333 बराबर 0.3 बार। आपको पता होना चाहिए जो बार लगा है ना, 0.3 बार, ये बार का मतलब है कि 3 जो है ना वो बार बार आया है। तो 0.3 बार को P/Q के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है और Q का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं है। इसको कैसे हल करना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना। आपको ये सवाल एक बार में समझ में आ जाने वाला है। ठीक है। ये जो वैल्यूज दी है ना 0.3 बार, इसको सवाल में खुद बोला गया कि इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, 0.33333। उसने कई बार लिखा है ना। यदि हम इसको क्या माने, x मान लें। ये हमने क्या किया, x को हमने इसको मान लिया। ठीक है। यदि हमने इसको x माना तो जहां पर 0.33 लिखा आएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब हमें चूंकि इसको P/Q के रूप में हमें बदलना है, तो हम क्या काम करेंगे, ये सवाल करने की मेथड है, दोनों तरफ हम 10 का गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा, सर क्यों कर रहे गुणा, क्यों, मतलब ऐसा आप 10 का ही क्यों कर रहे, 100 का कर सकते हो। तो बिल्कुल 100 का भी होता है, 1000 का भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बार का जो चिन्ह है वो कितनी संख्या के ऊपर। समझो जरा, यहाँ पर 0.1 संख्या के ऊपर बार है, इसलिए इसका गुणा किससे कर रहे हैं, 10 के साथ कर रहे हैं। 2 संख्या के ऊपर बार होता, मान लो यहाँ पर 3 2 होता, तो आप ऑब्वियसली यहाँ 100 के साथ गुणा कर रहे होते। 0.5 मान लो 5 3 2 होता, 3 संख्याओं के ऊपर बार का निशान होता, तो आप कितने का गुणा कर रहे होते, 1000 का गुणा कर रहे होंगे। तो मैथमेटिक्स के बुक्स में इस टाइप के बहुत से सवाल दिए, तो आपको समझ में आ जाने वाला है कि वो 10 का, 100 का या 1000 को गुणा क्यों करता है। तो यहाँ पर एक अंक के ऊपर बार का निशान, इसलिए हम कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। तो इसके साथ और इसके साथ हम 10 का गुणा करेंगे, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.333। मान लो मैंने 5 बार ही लिया, इसमें मैं 10 का गुणा करूंगा, और x के साथ ही मैं किसका गुणा करूंगा, 10 का गुणा करूंगा। तो जैसे ही मैंने इसके साथ 10 का गुणा किया, तो ये जो शून्य है उससे एक अंक बाद, या यहां से हम बोले 4 अंक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। आप गुणा करके देखना तो इसका आंसर आ जाएगा 3.333। ठीक है। और 10 का गुणा x के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। ये गुणा तो बच्चों आपसे बनता होगा, है ना। नहीं बनता तो आप कमेंट में लिखना, मैं इसको बता दूंगा कि कैसे गुणा करते हैं। 3.33 को और मैं कैसे और तोड़ के लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3.3
3 प्लस 0.333 लिख सकता हूं ना। 3.333 को क्या लिख सकता हूं, 3 प्लस 0.333, क्योंकि ये ऐड होगा जुड़ेगा तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। बराबर में क्या चल रहा है, 10x। ठीक है, 3 को 3 रहने दो। अभी आपने देखो जरा, शुरुआत में ही आपने 0.33 को क्या माना था, x। तो इस 0.33 की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। ये हमने उसकी जगह क्या रख दिया, x रख दिया। बराबर में क्या चल रहा है, 10x। इस x का आप क्या कर दो, पक्षांतर कर दो। ये धनात्मक संख्या है तो ये किस में चली जाएगी, ऋणात्मक संख्या में। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखना था मुझे। 3 को 3 रहने दो। 10x में से 1x, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x। ठीक है, अब ये जो 9 और x वो किस में है बेटा, गुणा में है। आप 9 का फिर पक्षांतर कर दो तो वो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3 किसका आंसर आया था, x का। 1/3 किसका आंसर आया, x का। और x हमने किसको माने थे, इसको। और x किसको माने थे, इसको। अतः 0.3 बार का p/q रूप क्या होगा, बटे वाला रूप 1/3 होगा। ठीक है, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 का p/q रूप 1/3 होगा। ये इसका क्या होगा, आंसर। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्यों 10 का गुणा हुआ, इसको हमने क्यों तोड़ा, फिर हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्यों रखी, फिर पक्षांतर करने के बाद हमको वही जो वैल्यू हो वो बटे के रूप में प्राप्त हो गई। तो इस टाइप के सवालों से घबराने का नहीं, हम हैं बताने के लिए, देखते रहिए बस। ठीक है, अगला सवाल लेके आया हूं मैं। 5/5 माइनस करनी 3 को सरल कीजिए। कैसे सरल करेंगे आप, आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इसको सरल करने का तरीका तो है बहुत सरल ही, लेकिन उसको करने से पहले मैं कुछ सर्व समीकरण आपको बताना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों को वो सर्व समीकरण पता भी होंगी, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab + b का वर्ग। a - b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग। जहाँ प्लस है एक जगह वहाँ सिर्फ माइनस रख दो, बाकी वही उसका सूत्र बन जाता है। और तीसरी सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a + b a - b, या इसी को आप a - b a + b भी लिख सकते हैं। कैसे हल करेंगे, इसका हल करने का तरीका हो सकता है कुछ बच्चों को भी हर का परिमेयकरण आपको पता होना चाहिए। किसी बटे में ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो ये एक भिन्न भिन्न फॉर्म में है, भिन्न के रूप में है, तो हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ये जो जो संख्या दी है, जो भिन्न संख्या दी है, इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण के भी कुछ नियम है, वो मैं बता रहा हूं आपका। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, जैसे ये 5 है, 5/5 माइनस करनी 3 है। हर का परिमेयकरण करने का तरीका ये कि जो हर वाली संख्या है इसका ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। लेकिन वो लेकिन के लिए अभी रुको मैं बताता हूँ। ये करनी 5 माइनस करनी 3 है, इसका ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। लेकिन तो हर का परिमेयकरण करने पर हम क्या काम करेंगे, ये जो हर वाली जो वैल्यू दी है इसका ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। लेकिन परिमेयकरण करते समय क्या होता है कि यदि ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पर साथ में दी हैं और वो किसी चिन्ह के साथ है, यदि माइनस के साथ है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया जाएगा, और यदि यहाँ प्लस होता तो क्या लगा दिया जाता, माइनस लगा दिया था। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, अब इनका आपस में गुणा कर दो। तो ऊपर वाले अंश अंश का आपस में गुणा कर दो, हर हर का नीचे आपस में गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 का गुणा इनके साथ होगा तो उसको तो वैसे ही लिखे रहने दो, करनी 5 प्लस करनी 3।
नीचे वाली वैल्यू आपकी बदल जाएगी। आप अच्छे से समझो जरा, करनी 5 माइनस करनी 3 और करनी 5 प्लस करनी 3, अच्छे से समझना है यहाँ पर। यदि मैं करनी 5 को a मानूं और करनी 3 को क्या मानूं, b मानूं, करनी 5 को a मानूं करनी 3 को b मानूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फॉर्मूला यही होगा ना, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, a किसको माने हैं, करनी 5 को, तो ये हो जाएगा करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 3 का वर्ग। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। 5 करनी 5 प्लस करनी 3 को वही रहने दो। यदि आपको पता हो कि वर्ग से ये करनी क्या हो जाती है, कैंसिल, और ये वर्ग से भी ये करनी क्या हो जाती है, कैंसिल। वो क्यों होती है अब भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 5 माइनस यहाँ क्या बचा 3 बराबर 5 को 5 रहने दो, करनी 5 प्लस करनी 3 को वही रहने दो, 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2। मेरे ख्याल से अब इसके आगे सवाल या कोई हल जाएगा नहीं, तो यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ बताने वाला था कि ये वर्ग से करनी कैंसिल क्यों होती है, यहाँ समझना जरा। जैसे मैंने लिखा कि करनी 5 का वर्ग, तो वर्ग से करनी कैंसिल क्यों हुई। कल भी मैंने 10वीं क्लास के उसमें बताया था वीडियो में कि वर्ग, ये जो करनी है, इस करनी का मतलब होता है घात 1/2। इस करनी का क्या मतलब होता है, घात 1/2। इसका क्या दिया है, वर्ग दिया है। इसका क्या दिया है, वर्ग दिया है। तो जब घात की घात होती तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और जब आपस में गुणा हुआ तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या बचा, 5 की घात 1। इसलिए कहा जाता है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई वर्ग से करनी क्या हो गई, कैंसिल, लेकिन उसका फंडा ये है। ठीक है, अब आशा है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, हालांकि आपको, आप 9th क्लास में तो तीनों सर्वसम का आपको ये पता होनी चाहिए, जिसमें इस सवाल के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर उपयोगी है। ठीक है।